Good afternoon. Good afternoon to students. And welcome to all students on the online platform of Adda. Guys, you can listen me. क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है गाइज? प्लीज टेल मी माई वॉइस इज क्लियर. वॉइस क्लियर है मेरी? क्या सभी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताएं माई वॉइस इज क्लियर और नॉट. क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं इंजीनियर्स अड्डा 247 पे आपकी गेट की लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, लेकिन अब यहां पे हम लोग अड्डा 247 पे आपके साथ हैं और गेट 2021 की क्लास लेके जैसे कोई भी स्टूडेंट किसी भी सिलेबस को अगर परचेस करना चाहता है, जितने भी आपके प्रोडक्ट अड्डा 247 की साइट पे अवेलेबल हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रोडक्ट को अगर परचेस करना चाहता है, अगर आप किसी भी फैकल्टी का यूज करते हैं, आप किसी भी फैकल्टी का अगर प्रोमो कोड यूज करते हैं, अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको उस प्रोमो कोड पे 62% देने वाला है. और ये 62% आपको किसी भी फैकल्टी का प्रोमो कोड यूज करके मिलेगा. Y237 इज माय प्रोमो कोड. एंड गाइज, मैं आपको एक फटाफट जल्दी से, ये ऑफर जो वैलिड है वो 15 जून से लेके अप टू जी 21 जून है. लेकिन अड्डा 247 आपको एक चीज की गारंटी हो कि जो स्टूडेंट का किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो, तो आपको 100% मनी बैक का सिलेक्शन का, यानी कि आप अगर किसी एग्जाम में अगर क्वालिफाइड होते हैं तो आपको 100% मनी बैक मिलने वाली है. यानी कि जो भी फी आप डिपॉजिट करेंगे, उस फी आपने डिपॉजिट करी होगी, उस फी का 100% आपको रिटर्न मिलने वाला है. तो गाइस, चलिए मैं आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूं. जो मेरी क्लासेस है, दिस वन इज क्लासेस इज गोइंग ऑन एंड फॉर द गेट एग्जामिनेशन, यानी कि क्लासेस गोइंग ऑन है वो गेट के एग्जामिनेशन के लिए है. लेकिन जो भी स्टूडेंट्स गेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड दिस सिलेबस इज डिजाइन फॉर गेट 2021, यानी कि 2021 में फेब के फर्स्ट वीक में जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जामिनेशन के लिए अड्डा 247 ने आप लोगों के लिए ये क्लास कंडक्ट की है. तो गाइज, जो भी स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन या जो स्टूडेंट ईएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट हो या ईएससी हो, या जो स्टूडेंट एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको किसी भी ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वर्क थ्योरम, ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए आपके लिए मस्ट है. यानी कि आप गेट की प्रिपरेशन करो, चाहे ईएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे एस प्रिपरेशन करो, आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. पहली बात. दूसरी बात, आप फिजिक्स भी पढ़ोगे. जर्नल फिजिक्स में आप कई बार ये सारी चीजें, वर्क डन एंड एनर्जी थ्योरम. तो आज की क्लास का जो मेरा मेन टॉपिक है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाना है. एनर्जी के बारे में वी विल टॉक टुमारो. एनर्जी के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि वर्क डन यानी कि वर्क एंड एनर्जी थ्योरम के लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, यानी कि वर्क और एनर्जी थ्योरम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ूंगा. द फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको सिखाऊंगा फाइंड आउट द वर्क डन. आज आपको यहां पे ये सीखना है कि आपको वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है. एंड इन अ नेक्स्ट डे क्लास, यानी कि टुमारो जो अपकमिंग क्लास, एंड सेम टाइमिंग पे 2:30 PM पे, अगेन जो नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस होगी बिल्कुल सेम टाइमिंग पे होगी. कल सैटरडे है 2:30 PM पे, तो जो भी आप 2:30 PM पे, वहां पे भी आपको सेम यही सिलेबस पढ़ाया जाएगा. बट उस लेक्चर का वो सेकंड पार्ट होगा जहां मैं आपको एनर्जी थ्योरम लिखना सिखाऊंगा. इन टुडे लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन. आज के लेक्चर में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट. तो आज के लेक्चर में मुझे आपको वर्क डन फाइंड आउट करने सिखाना है. अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करना सीख गए तब तो बहुत अच्छी बात है. एंड आफ्टर फाइंडिंग दी वर्क डन, फाइंड आउट करने के बाद, यानी कि इन अ नेक्स्ट डे क्लास जो आपकी टुमारो क्लास होगी, उस क्लास में मैं आपको एनर्जी लिखना सिखाऊंगा कि एक एंड एज वेल एज इवन फ्लूइड बॉडी के पास एनर्जी किस किस टाइप की हो सकती है.
यानी कि आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क डन के बारे में सीखना है कि एक बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद वर्क डन कितना होगा और उस वर्क डन का क्या सिग्निफिकेंस है, आप कैसे वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज आई विल एक्सप्लेन यू द ईच वन टर्म्स रिलेटेड टू द वर्क डन। मैं यहां पे आपको सारे के सारे टर्म्स एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो गाइज जो भी बच्चे यहां पे बैठे हैं फटाफट आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो कुछ बच्चों की ये कंप्लेन आती है कि सर हमारे पास आपके लेक्चर्स का न्यू अपडेशन नहीं आती है। न्यू अपडेशन यानी कि आपको तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएंगे, क्योंकि अगर आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको हमेशा ऑलवेज यूट्यूब की ओर से जब भी मैं आपको लेक्चर लूंगा तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, जैसे कि स्वरूप राय जी बोले हैं कि सर मैं गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहा हूं। जो स्टूडेंट्स गेट 2021 की यानी कि जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है या ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या वो इसरो की प्रॉब्लम, इसरो की या डीआरडीओ कह दो या बार्क के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं, वर्क डन वर्क के कॉन्सेप्ट से और एनर्जी के कॉन्सेप्ट से नियर बाई कम से कम आपको हर एग्जाम में 15 नंबर की प्रॉब्लम जरूर मिलेंगी। यानी कि आज की क्लास में और कल की क्लास में मैं आपको 15 नंबर का ओवरव्यू देने वाला हूं कि आप यहां 15 नंबर कैसे ऑब्टेन करने वाले हैं। आईईएस कहो या एएस कहो, दोनों का सिलेबस बिल्कुल टेक्निकल का सेम होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टेक्निकल मैकेनिकल से देना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलो गाइज मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं कि व्हाट इज द वर्क डन। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और वो टॉपिक है मेरे पास वर्क डन, कि आपको वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है। आपको जो कॉर्नर में लिखा हुआ नजर आ रहा ना Y237, इट्स माई फैकल्टी प्रोमो कोड, ये मेरा प्रोमो कोड है। ओके गाइज, और ये नीचे आपको एक नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, फॉर दी फ्री काउंसलिंग गिव ए मिस कॉल ऑन दैट वन नंबर। आप काउंसलिंग के लिए ऑन दैट वन नंबर मिस कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैं आपको यहां पे वर्क डन के बारे में बात करता हूं, लेकिन एक बात बताओ कि वर्क डन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वर्क डन के बारे में बता रहा हूं कि जैसे सपोज करिएगा ये कोई भी एक बॉडी है। ओके गाइज, ये कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी पे आपने कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया। ओके, आपने जब इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, सपोज करो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल एफ है, आपने यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया, लेकिन यार ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया, यू नो द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक चीज और है, डिस्प्लेसमेंट को मैं वेक्टर एस से लिख दिया करूंगा, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट से होता है। लेकिन अगर एक बॉडी पे तुम कोई फोर्स अप्लाई करो, जैसे ये बॉडी आपने रैंडमली यहां बना रखी है और इस बॉडी पे आपने कोई एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी में एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज करो यहां से लेके यहां तक आने में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो ds है। वो कितना है, ds है। तो प्लीज एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू ds, और ds एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका ds है। लेकिन अब आपको यहां पर अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन आपको पता ना क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो आपके पास वेक्टर हैं तो आपको इन दोनों के मिड में या तो डॉट का प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा या क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो आपको बताना पड़ता है वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट या वन साइन क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन यार जो वर्क डन है, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी होता है, यू नो दी वन स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स कैसी क्वांटिटी था, फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके आपको स्केलर बनाना है, सो डेट मैं यहां पे एक डॉट प्रोडक्ट लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन बिकम इक्वल टू एफ डॉट ऑफ ds। वर्क डन का ये एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन बिकम इज इक्वल टू बन के चला आता है एफ डॉट ऑफ ds। लेकिन ये जो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया है, आप इस वर्क डन को एक रफली वन आइडिया, ये जो वर्क डन का मैंने यहां आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया है, ये बहुत ही कमाल की चीज है।
वर्क डन का फॉर्मूला dw बिकम इक्वल टू f डॉट ऑफ ds बन के आता है। यानी कि वर्क डन हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क डन हमेशा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ओके गाइस, जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिखाया, मैंने यहां पे फोर्स को जो है आपको वेक्टर एफ से, एफ की जगह मैंने, चलो एफ लिख लो, इसको वेक्टर एफ लिख लो, मैंने पी से लिख रखा था वैसे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं इसको वेक्टर एफ कह सकता हूं कि मैंने यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया वो वेक्टर एफ अप्लाई किया है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती हैं, जब आप फोर्स एफ की बात करते हैं तो फोर्स एफ के आप 3 कंपोनेंट लिख सकते हैं। एक कंपोनेंट आपका एक्स डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल हो सकता है, द वन कंपोनेंट विल बी इन एक्स डायरेक्शन, तो एफ एक्स आई कैप। एक कंपोनेंट आपका वाई डायरेक्शन में हो सकता है, तो एफ वाई जे कैप। एक फोर्स का कंपोनेंट आपका जेड डायरेक्शन में हो सकता है, एफ जेड के कैप। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं डीएस की, तो डीएस के भी, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट एंड प्लस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और प्लस के जेड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डी जेड के कैप। अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है डी डब्ल्यू, तो आपने गाइस अभी लिखा था कि डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ डॉट ऑफ डी एस होती है। आपको पता ना डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो पहले एफ एक्स की इन तीनों से मल्टीपल करो, यानी कि मल्टीपल करनी है आपको 2 ब्रैकेट की। सपोज करो इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, ये पहली ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है, तब इसकी ओपन करेंगे तो एफ एक्स की पहले तीनों से मल्टीपल करेंगे। जब एफ एक्स की पहले तीनों से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा? एफ एक्स इंटू डी एक्स बनेगा। ओके गाइस, क्योंकि आई कैप, एक मिनट सुनो, आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होता है, जबकि अगर 2 यूनिट वेक्टर ऐसे ले लो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, ये आंसर हमेशा 0 बनता है, क्योंकि डॉट में कॉस थीटा चलता है। डॉट में क्या चलता है? कॉज, और कॉज 90 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। यानी कि अगर 2 यूनिट वेक्टर अगर एक दूसरे के, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? प्लीज टेल मी माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? अश्विन सोलंकी जी एंड प्रकृति, प्लीज माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अरविंद साहब एंड स्वरूप रॉय, क्लियर है? और किसी बच्चे को मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? किसी बच्चे को, किसी को अगर मेरी वॉइस समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज, क्लियर है सर? ओके, थैंक यू सो मच। ताहिर साहब, आप अपना प्लीज नेटवर्क चेक करेंगे, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो आपको पता है ना, जब इनका दोनों का, तो जब आप इस एफएक्स की, जब आप इस एफएक्स की इस वाले टर्म्स के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 बनेगा, और इसके साथ भी 0 बनेगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एफ वाई डी वाई, बड़े कमाल की चीज आपने मुझे प्रूफ करके दिखाई यहां, एंड एफ जेड डी जेड। ये कितने कमाल की चीज आपने लिख के दिखाई। आप देख रहे हैं, फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। ये बात आपको बिल्कुल नोट में लिख लेनी है, और ये बात आपको हमेशा याद भी रखनी है। फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला होता है। फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन दोनों का 0 बन जाता है, क्योंकि जब 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाता है। यानी कि आप कभी भी अगर वर्क डन फाइंड आउट किया करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी डॉट प्रोडक्ट में किया करेंगे। तो हमेशा एक चीज और याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो वर्क डन बनेगा वो 0 बनेगा। यानी कि आप मुझे अब 3 कंडीशन यहां लिख के दिखा सकते हैं, तीनों की तीनों कंडीशन में यहां आपको लिख के दिखा सकता हूं कि डी डब्ल्यू जो वर्क डन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, और डी डब्ल्यू वर्क डन आपका निगेटिव भी हो सकता है, ओके, और वर्क डन आपका 0 भी हो सकता है। यानी कि आपने मुझे यहां 3 कंडीशन बता दी, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन आपका निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन 0 भी हो सकता है। लेकिन वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, अगर मैं आपसे कह दूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो समझ लेना वो वर्क डन पॉजिटिव है। यानी कि दोनों अभी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन दोनों के बीच का एंगल या तो पाई कह दो या 180 डिग्री कह दो। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वर्क डन निगेटिव हो जाता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो याद रखिएगा वर्क डन 0 बन जाता है। यानी कि वर्क डन आने के 2 फंडे हो सकते हैं, या तो वर्क डन पॉजिटिव, 3 फंडे हो गए। वर्क डन या तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन या तो निगेटिव होगा, या वर्क डन 0 होगा। तो गाइस 1 मिनट फिर सुनिएगा, आप लोग एक बार फिर सुन लो। वर्क डन पॉजिटिव तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में लगते हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। लेकिन वर्क डन निगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में तो होते हैं बट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि यदि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, और अपोजिट में है तो वर्क डन निगेटिव है। अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन आपका 0 है। तो वर्क डन की 3 कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़े कमाल की चीज लिख के दिखाने वाला हूं, वो मैंने अगले पेज पे भी आपको थोड़ा सा समझाया था कि वर्क डन बिकम इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट होता है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज और समझा देता हूं। प्लीज 1 मिनट, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा। वन मिनट प्लीज गाइस, 1 मिनट प्लीज। कुछ प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट प्लीज, कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो मुझसे एक्चुअली में कुछ प्रेस हो गया था। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज गाइस, 1 मिनट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नहीं बफर नहीं कर रहा था, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो थोड़ा सा स्लाइड डाउन में चली गई थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को यहीं पे अगर मैं आप लोगों से ये बोल देता हूं कि भाई जैसे आपने अभी वर्क डन के बारे में लिखा, हाँ जी ये फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, ये बफर नहीं कर रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, प्लीज 1 मिनट। एंड डब्ल्यू बिकम इज इक्वल टू आपने अभी मुझे एक फॉर्मूला लिख के दिखाया, डब्ल्यू बिकम इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एस होता है। ओके गाइस, यानी कि जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन में कभी ये बोल दूं, प्लीज ये हमेशा तुमको याद रखना है कि जैसे सपोज करो यहां पे ये बड़े कमाल की चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैंने यहां पे फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का अगर एक कर्व ड्रॉ कर दिया, प्लीज इसको नोट में आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैंने यहां फोर्स वर्सेस ऑफ अगर डिस्प्लेसमेंट का कर्व ड्रॉ कर दिया, सपोज करो फोर्स वर्सेस, अब मैं फोर्स को एफ से लिख देता हूं और डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख देता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख देता हूं। सपोज करो एक पार्टिकल तुम्हारे पास पहले यहां था और वो पार्टिकल यहां चला आया, और प्लीज मैं पोजीशन 1 से लेके 2 तक मूव करा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं अगर पोजीशन 1 से लेके 2 की ओर गया हूं और मैं 1 से 2 जाने के लिए मैंने इस पाथ को फॉलो किया, सपोज करो ये पाथ मेरे पास ए है, ये पाथ मेरे पास ए है। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मुझे 1 से 2 जाना है और मुझे ये बताओ कि 1 से 2 पाथ ए के अलोन जाने में आपने कितना वर्क डन किया, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट 1 से इस एक्सिस पे ये वाला जो एरिया है, इस कर्व ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना एरिया बनाया, ये जो एरिया है ना, ये एरिया तुम्हें किसको शो करता है, वर्क डन को शो करता है। ये एरिया हमेशा याद रखना, फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया तुमको वर्क डन देता है। और कैसे देता है, ये मैं आपको मैकेनिक्स में पहले जब आपको एरिया कैलकुलेट करना सिखाया था, मैंने आपको समझाया था। वर्क डन यानी कि एरिया हमेशा उस क्वांटिटी को शो करता है, किसको शो करता है एरिया, यूनिट ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ एक्स। क्या चीज, ये आपको बातें क्लियर हैं, ये सारी बातें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। यूनिट ऑफ वाई क्या है, यूनिट वाई, वाई में तो आपने फोर्स को दिखाया है, तो यानी कि वाई यानी कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, और एक्स में तुमने डिस्प्लेसमेंट को दिखाया है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर। और भैया न्यूटन मीटर तो जूल होता है और जूल वर्क डन होता है।
यानी कि फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया हमेशा तुमको वर्क डन देता है। क्या देता है? वर्क डन देता है। तो प्लीज जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको अगर मैं फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया बना के दे दूं और तुमसे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोल दूं तो याद रखना आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो डी डब्ल्यू बिकम इज इक्वल टू कितना बना? एफ डी एस। अगर आप पोजीशन 1 से लेकर 2 तक गए तो आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक आप इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई लेंथ अगर आपके पास dx होती, अगर इसका 1 से लेकर 2 तक अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता तो कोई बच्चे इंटीग्रेशन करके इसको x2 माइनस के x1 भी कह सकते थे। बिल्कुल कह सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये dw है, इसको w2 माइनस के w1 मत कर देना, इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा w12। मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, x2 माइनस x1 की फॉर्म में, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो w12 1 से 2 जाने में आपने कितना वर्क डन किया, दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 1 से 2। लेकिन यार 1 से 2 जाने के तो इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। कोई बच्चा अगर इस पाथ को फॉलो करके चला जाए, अगर ये पाथ बी होता, यानी कि इस लाइन येलो के अंडर में जो एरिया होगा वो एरिया डिफरेंट होगा। इसका मतलब आप ये कहने वाले हैं एंडिंग पॉइंट भले सी सेम हो, अगर मैं आपको दो पाथ के अलोन यानी कि W12 अगर पाथ ए के अलोन कैलकुलेट कर लूं, क्या ये W12 पाथ बी के अलोन बराबर होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इस रेड वाले कर्व के अंडर का एरिया और ये येलो कलर वाला एरिया, दोनों के दोनों एरिया बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसका मतलब W12 को आप कभी भी W2 माइनस के W1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एंड पॉइंट पे डिपेंड ना करके पाथ पे डिपेंड करता है। तभी तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि वर्क डन आपको अगर कभी भी कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि पाथ क्या है, आपका पाथ है क्या है। तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन ऑफ पाथ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। सो दैट आप कभी भी DW को आप W2 माइनस के W1 नहीं कह सकते, आपको उसको हमेशा W12 ही लिखना पड़ेगा। तो गाइज यू हैव गॉटेन माय पॉइंट। आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि वर्क डन आपको कैसे कैलकुलेट करना है और पाथ फंक्शन वाली बातें आपको कैसे सॉल्व करनी है। तो गाइज आपको यह वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हाउ वी विल फाइंड आउट दी वर्क डन, और वर्क डन का क्या मीनिंग है और उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, देखो फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। याद रखना, फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। फिर दूसरी बात क्या बोली कि वर्क डन आपका पॉजिटिव हो सकता है। फिर तीसरी बात क्या बोली कि वर्क डन आपका निगेटिव भी हो सकता है। फिर आपसे क्या बोला कि वर्क डन 0 भी हो सकता है। यह पॉजिटिव तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। वर्क डन निगेटिव तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। वर्क डन 0 तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। एक्चुअल में वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है एरिया ऑफ किसका एरिया? एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। वर्क डन किसको शो करता है? एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। यानी कि अगर आप फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का कोई एरिया ड्रॉ करके चले गए तो याद रखना जो एरिया आपने ड्रॉ किया है वो जो एरिया आप फाइंड आउट करके दिखाओगे वही आपका क्या होगा? वर्क डन होने वाला है इन बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे गाइज मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, तो आपको वर्क डन के बारे में कुछ ना कुछ हिंट लगा होगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स आइडिया और समझा देता हूं कि भाई वर्क डन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया और ले लेते हैं कि वर्क डन के बारे में आपको क्या और सीखना है। देखो, जैसे मैंने आपको यहां लिख के दिखाया है, वर्क एसोसिएटेड विद कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि मेरा हेडिंग ये है कि अगर आपने किसी बॉडी पे कोई अगर फोर्स अप्लाई किया है तो यहां पे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, पहला पार्ट ये हो सकता है कि फोर्स एफ का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स कांस्टेंट ना होकर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बन जाए। किसका फंक्शन बन जाए? डिस्प्लेसमेंट का। तो ये केस नंबर 2 भी हो सकता है, ये केस नंबर 2 हो सकता है। तो मैं 1 बाई 1 करके सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाता हूं, 1 बाई 1 करके सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाता हूं। जैसे पहला केस क्या है कि भाई सपोज करो कि जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है
उस एक्सटर्नल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, उस एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। जैसे कि कांस्टेंट का मतलब मैं आपको कह दूं जैसे फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन कह दो या 20 न्यूटन कह दो, 10 न्यूटन या 20 न्यूटन ही, ये तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, ये थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अगर आपने किसी बॉडी पे एक फोर्स 10 न्यूटन लगा दिया तो आप हमेशा फोर्स की वैल्यू को 10 न्यूटन ही कहेंगे, 10 न्यूटन ही कहेंगे। ओके गाइस, अब मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछना चाहता हूं, जैसे कि रफली वन आइडिया, जैसे ये तुम्हारे पास कोई ब्लॉक है, सुनते चलना, तुम्हारे पास ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे आपने कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया, आपने कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स आपके पास ये है और ये फोर्स आपके पास एफ है, लेकिन फोर्स एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि एफ की मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप कंटिन्यूअसली कुछ बहुत लंबे टाइम के लिए यही फोर्स लगाने वाले हैं। सपोज करो ये एंगल आपके पास अल्फा है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये बॉडी मूव होने के बाद यहां चली आई, ये बॉडी मूव होने के बाद यहां आ गई। ओके गाइस, ये बॉडी मूव होने के बाद यहां चली गई। सपोज करो ये आपकी पोजीशन x1 है और ये पोजीशन आपके पास x2 है, और यानी कि x1 अगर सपोज करो 0 मीटर है और x2 की वैल्यू आपके पास मैं कह दूं 10 मीटर है, यानी कि मैं आपसे कहूंगा बक्के बताओ कि इस ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक ले जाने में आपने कितना वर्क डन किया। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में यह देखना पड़ेगा कि जो ब्लॉक आपका मूव कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है क्या? ताहिर उमर साहब प्लीज जरा जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताना कि मेरी वॉइस सभी बच्चे को क्लियर है क्या। प्लीज गाइस टेल मी माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। तो आपको यहां पे ब्लॉक को देखना पड़ेगा यार, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्स, अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव करता तो आपको यहां पे पहले फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इस फोर्स का एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना एफ एक्स और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल बना, और दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ वाई। तो आप खुद देखो, जब बॉडी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो केवल और केवल आपको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अच्छा क्लियर है, ओके थैंक यू सो मच। इन ताहिर साहब को प्रॉब्लम हो रही है यार, ताहिर उमर को सुनाई नहीं दे रहा प्लीज। ओके जी, तो आपको पता चल गया ना फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, केवल एफ एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डीएक्स होता है। तो आप एक काम करें, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करा लें। कहां से कहां गए आप, x1 से लेके x2 तक, यानी कि पॉइंट 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक आप गए तो ये बन गया W12। लेकिन यार fx तो कांस्टेंट है, तो fx को इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो क्योंकि ये फोर्स तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बना, x2 माइनस के x1। यानी कि एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो प्लीज 1 मिनट, अगर फोर्स की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट हुआ करेगी तो वहां इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं हुआ करेगी। आप डायरेक्ट वर्क डन को डायरेक्ट लिख देना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना। जैसे फोर्स आपका एफ था, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2 कितना है 10 मीटर और x1 कितना 0 मीटर। तो पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 के बीच का गैप कितना 10 मीटर। तो मुझे बताएंगे एफ कितना था, एफ था एफ कोज अल्फा, एफ कितना है एफ कोज अल्फा, और इंटू 10 कर दो तो प्लीज क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये कोई प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है कि हाउ वी विल सॉल्व द वन प्रॉब्लम। तो प्लीज, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कभी आपको ऐसा लगे, मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी बन के आ जाए कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट थी, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आपको, टेंशन ना लें, क्लास के एंडिंग में अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जिस प्रॉब्लम में फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वहां आपको इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं हुआ करेगी, डायरेक्ट लिख देना W12, 1 से 2 जाने के लिए कितना वर्क डन किया, फोर्स F था और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए x2 माइनस के x1, x2 माइनस x1 तो x में है तो फोर्स भी आपको x डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और पूछ लेता हूं, मैं छोटा सा आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, पहले सुनेंगे। जैसे मैं आपसे एक चीज कह देता हूं, जैसे ये मेरे पास कोई एक फ्लोर है, जैसे ये आपके पास कोई घर है, आपका रूम है, इस रूम में ना कोई यहां पे आपके पास ना कोई एक पर्सन है ये। चलो मैं आपको वीडियो में समझा देता हूं मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, मेरी बात सुनेंगे एक मिनट। मैं आपको एक डाटा दे देता हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे, एक मिनट रुकें। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि ये मेरे पास ना कोई भी रूम था, इस रूम के अंदर ये आपके पास यहां पे
आपके घर में ये कोई एक मंकी है, कोई एक मंकी जिसको बंदर कह सकते हैं, ये मंकी जो है यहां पे, ये किसी एक सरफेस पे इस तरीके से बैठा हुआ है। ओके जी, ये मंकी यहां पे बैठा हुआ है और ये मंकी इस तरीके से यहां पे बैठा हुआ था। ओके गाइस, अब इस मंकी को अगर मैं आपसे कह दूं कि इस पर्सन, एक मैन यहां पे आया, कोई भी एक आदमी है, ये कोई एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, एंड दिस वन पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, कोई पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है। अब एक ये पर्सन क्या करने वाला, जो ये मंकी यहां पे नीचे बैठा है, ये मैन है, ये मैन है, एक काम करो इसको मंकी लिख दो, तो मंकी को एम से लिख दिया। ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, तो इस पर्सन का एक काम है, ये जो मंकी आपके इस रूम के कॉर्नर में बैठा है, इसको यहां से उठा के आपको रूम के इस कॉर्नर में लेके आना है। मतलब इसको यहां से उठा के आपको इसको यहां लेके आना है, लेकिन लेके कैसे आना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको यहां पे लेके आना है, इस मंकी को यहां लेके आना है। तो प्लीज गाइज आई विल टेल यू कि आपको इसको इस पर्सन इसको कैसे लेके कैरी करता है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं, मेरी बात सुने। जैसे मैं इस रूम में खड़ा था, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, जैसे मेरे पास ये टेबल है, जैसे ये सपोज करो ये है मेरे पास, तो पहले ये बॉडी नीचे रखी गई है, तो जब मैं एक पर्सन इसको ऐसा होल्ड अप करेगा, जब इसको ऊपर उठाएगा, पहले तो कोई रूम में जैसे कोई सामान नीचे रखा गया है, तो कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो नीचे जाएगा, पहले उस सामान को ऐसे पकड़ेगा और पकड़ के ऐसे उसको ऐसे ऊपर उठाएगा। तो गाइस पहले तो आपको एक बात सुननी है, जब आपने कोई भी एक चीज है, जब मैं उसको अपने हैंड से बैलेंस करूंगा, जैसा पर्सन है, जैसा मंकी है, तो बंदर का जो मांस है वो हमेशा नीचे क्यों लग रहा है, एमजी तो हमेशा नीचे क्यों लग रहा है। यानी कि जब मैं उस बॉडी को ऐसे पकड़ूंगा, तो बताओ पर्सन जो ये आदमी है, जो ये शाहरुख खान खड़ा है, ये फोर्स कहां लगा रहा है, ये फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है। आपको बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज है, जैसे ये स्टूल बोल दो या कैट बोल दो या मंकी बोल दो, जो आपके मन करे वो बोलो, कोई भी सामान आपके यहां पे, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके इस रूम के इस कॉर्नर पे रखी है, उसको इस कॉर्नर से उठा के दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है। तो सबसे पहले तो उस कॉर्नर से उसको मैं ऊपर उठाऊंगा। जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, तो जब उस बॉडी को ऐसा होल्ड अप करेंगे तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। फोर्स तो ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन जब आपने उस बॉडी को पकड़ के ऊपर की ओर उठाया तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, ऊपर की ओर। यानी कि पहली सिचुएशन में ये बॉडी का तो एमजी था, ये तो नीचे की ओर था, लेकिन वर्क डन तुम किसकी वजह से कैलकुलेट करना चाहते हो, ग्रेविटी की वजह से नहीं कैलकुलेट कर रहे। मैं यहां वर्क डन लिखना चाहता हूं बाय द पर्सन। मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं, किसकी वजह से लिखना चाहता हूं, बाय द पर्सन। हियर वी वांट टू राइट डाउन द वर्क डन बाय द पर्सन। मैं पर्सन की वजह से वर्क डन लिखना चाहता हूं। तो बताओ जब इस एमजी को बैलेंस करना है, तो इस पर्सन ने, इस आदमी ने इस पे फोर्स कहां लगाया होगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर फोर्स लगाया, और जब इस मंकी को ऊपर की ओर उठाया होगा तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ होगा, ऊपर की ओर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों कैसे हो गए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पहली कंडीशन में तो जो ये पर्सन है जो वर्क डन करेगा, ये वर्क डन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इस पर्सन ने इस मंकी को, इस बंदर को जब ऊपर उठा लिया तो ऐसे पकड़ेगा, अब आगे की ओर सीधा सीधा चलेगा। वो वॉकिंग कर रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, उसको उठाएगा और उठा के आगे की ओर लेके चलेगा। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, जैसे ये पर्सन था, ये आदमी है, ये दौड़ना, इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये रनिंग कर रहा, रनिंग। जब ये रनिंग करेगा तो प्लीज जरा देखें, ये रनिंग कर रहा और इसके हाथ में, यहां मंकी है, ये तो बंदर है, ये बंदर बैठा है यहां, और प्लीज इसने अपने हैंड में, अपने हाथों में इस बंदर को ऐसे पकड़ रखा है, इसको ऐसे पकड़ रखा है और पकड़ के उसको आगे की ओर लेके जा रहा है। पकड़ के उसको कहां लेके जा रहा है, आगे की ओर लेके, क्योंकि मुझे रूम के इस कॉर्नर में आना है। तो प्लीज इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन इस मंकी को बैलेंस करने के लिए इसने फोर्स अभी भी ऊपर की ओर लगा रखा है। क्यों फोर्स ऊपर क्यों लग रहा, भाई एमजी तो हमेशा नीचे क्यों लग रहा ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में पर्सन ने वर्क डन कितना किया, 0 किया। पर्सन ने वर्क डन कितना किया, 0 किया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, जल्दी से बोलो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब ये मंकी यहां आ गया, जब मैं इस कॉर्नर में पहुंच गया, तो ये पर्सन अब क्या करेगा, ये पर्सन क्या करेगा, इस मंकी को अब नीचे की ओर रखेगा, क्योंकि उसको कॉर्नर में रखना था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, नीचे की ओर। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स अभी भी ऊपर की ओर लगेगा। ये मत कहते ना कि फोर्स नीचे की ओर लग गया, भैया ग्रेविटी पुल हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, क्योंकि प्लीज ग्रेविटी की वजह से फोर्स हमेशा नीचे लग रहा था,
तो उसको बैलेंस करने के लिए पर्सन हमेशा फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर की ओर। तो मुझे बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, पैरेलल हैं। तो इस कंडीशन में वर्क डन आपके पास क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। यानी कि एक ही आदमी जो मैन है, जो पर्सन है, उसके लिए वर्क डन की 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, या वर्क डन निगेटिव हो सकता है, या वर्क डन आपका 0 हो सकता है। जब एक पर्सन ने उस मंकी को ऊपर की ओर उठाया, देखो भाई, अगर मैंने किसी को ग्रेविटी पुल की वजह से, जैसे किसी बॉडी का मास mg है वो नीचे लग रहा, अगर मुझे उसको बैलेंस करना, अपने हाथों में होल्ड अप करना, तो फोर्स तो हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। अब डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? जब आपने उसको स्टार्टिंग में ऊपर की ओर उठाया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। जब हॉरिजॉन्टल चले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। जब नीचे की ओर रखा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो वर्क डन यहां निगेटिव बन गया। ओके गाइस, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बोलना चाहता हूं कि वर्क एसोसिएटेड विद स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि यहां पे जो फोर्स है F, ये फोर्स F आपके पास अब वेरिएबल है। पहले क्या था? पहले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट था, लेकिन अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होती है वो kx होती है। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? kx होती है, kx। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहां पे एक ब्लॉक बना के दिखाया है, तो मैं अगले पेज पे आपको इसको बना के दिखाता हूं। मैंने अभी आपको स्लाइड में बना के दिखाया। जैसे ये आपके पास कोई ब्लॉक था, ब्लॉक, इसके साथ कोई एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ था, इसके साथ कोई स्प्रिंग जुड़ा हुआ था। मैंने क्या किया? मैंने इस ब्लॉक को पकड़ के, मैं इसको फॉरवर्ड में, मैं इस ब्लॉक को पकड़ के फॉरवर्ड में एक्स मूव करा के लेके चला गया। मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराया, लेकिन इसके साथ स्प्रिंग भी लगा था। जब ये ब्लॉक फॉरवर्ड में एक्स गया तो ये स्प्रिंग भी आगे की ओर कितना गया? स्प्रिंग भी आगे की ओर एक्स ही गया। लेकिन स्प्रिंग का अगर कांस्टेंट अगर के है, लेकिन स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि भाई स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी कि डिस्टर्बेंस अगर आपने एक्स इस डायरेक्शन में दिया है तो स्प्रिंग फोर्स आपका हमेशा पीछे की ओर लगेगा। सो डेट आप हमेशा स्प्रिंग फोर्स को माइनस भी कहते हैं। आपने कई बुकों में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द माइनस के डिस्प्लेसमेंट होता है। माइनस का साइन यह बताता है कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। तो प्लीज प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए आप यहां एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको तुम के से लिखते हैं, और के को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कहा जाता है। लेकिन यहां जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो प्लीज यहां पे आप, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो आप यहां डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते कि प्लीज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सपोज करो एक्स डायरेक्शन में जो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो डिस्प्लेसमेंट आपका dx हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ? dx हो गया। अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो यू नो दी वर्क डन W12 dw कितना होता है? dw बिकम इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स में, और एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना है? माइनस के kx। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में, तो दिस वन इज dx, दिस वन इज dx। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है स्प्रिंग को डिस्प्लेस्ड करने के लिए पोजीशन 1 से लेकर 2 तक। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू W12, और W12 बिकम इज इक्वल टू कितना बना गाइस? प्लीज कोई बच्चा बताए। ये बना kx स्क्वायर बाय 2, और माइनस का साइन तो बाहर चल ही रहा था। फिर उसके बाद इसमें लिमिट पुट कर देंगे x1 से लेकर x2 तक। जब मैं इसको सोल्व किया तो प्लीज यू कैन टेल मी व्हाट इज द आंसर। देन आफ्टर सोल्विंग द दैट वन, ये आंसर बना k। अब आप यहां लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, x2 का स्क्वायर बाय 2 और माइनस के k इंटू x1 का स्क्वायर बाय 2। तो दिस वन इज बिकम अ वर्क डन एंड बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये जो वर्क डन आपने कैलकुलेट करा है, ये वर्क डन बन के चला आया स्प्रिंग फोर्स की वजह से। यानी कि जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स जो आपका लग रहा है वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। स्प्रिंग की वजह से जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करके बताना पड़ेगा। कभी कभी मैं यहां पे एक बेसिक आइडिया ये भी कह सकता था, जैसे कोई बच्चा मुझसे ये कह दे कि एक बड़े कमाल की चीज है, सुनिएगा। मैं अभी आपको बोला था कि वर्क डन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई कर्व ड्रॉ करके चला जाऊं, फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रिंग फोर्स का कर्व ये होता है, ये तो लीनियर है, ये तो लीनियर है क्योंकि F बिकम इज इक्वल टू K इंटू एक्स है। ओके गाइस, अगर मैं आपको कह दूं कि मैं x1 से लेके x2 तक गया, मतलब मैंने कहा कि मैं x1 से लेके मैंने x2 तक मूव कर लिया, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा? ये जो एरिया है,
आप ये वाला एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स वर्सेस ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व का एरिया आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। यानी कि ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि स्प्रिंग फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया तुमको क्या देता है, वर्क डन इन अ स्प्रिंग। यानी कि स्प्रिंग को इतना डिस्प्लेस्ड करने के लिए आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके गाइस, जैसे कि मैं आपको यहां पे क्वेश्चन भी दे सकता हूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे देता हूं, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की थ्योरी लिख लें और फटाफट मुझे क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाएं। सपोज करो ये आपके पास कोई ब्लॉक है, ये क्वेश्चन करके दिखाएं प्लीज। देयर इज वन ब्लॉक, ये कोई आपके पास ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे आपने कोई एक फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 300 एक्स स्क्वायर है। ये डाटा में गिवन है 300 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में ये कहा गया कि मैं x इक्वल टू 0 से लेके, अगर मैं इस ब्लॉक को x इक्वल टू 0 से लेके अगर x इक्वल टू 2 मीटर तक अगर इस बॉडी को मूव करा दूं 2 मीटर तक, तो बताओ यहां से लेके यहां तक लाने के लिए तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कि प्लीज सिस्टम को x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 मीटर तक मूव कराने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का मुझे फटाफट आंसर बता दें। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन अ गेट 2016। यह क्वेश्चन गेट 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कोई भी बच्चा मुझे यह बता दे कि प्लीज x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 मीटर तक चलने के लिए आपने कितना वर्क डन किया। यू हैव द 30 सेकेंड टाइम। आप मुझे 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो प्लीज मैं आपका वेट कर रहा हूं, 30 सेकेंड में फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक बॉडी पे जो फोर्स लगा है वो 300 इंटू दी एक्स स्क्वायर है। तो बताओ 300 इंटू दी एक्स स्क्वायर के फोर्स के अंडर में इस बॉडी को x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 मीटर तक मूव कराने के लिए आपने कितना वर्क डन किया। तो प्लीज गाइज यू हैव द 30 सेकेंड टाइम। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। किसी बच्चे ने आंसर बताया? ओके, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो स्वरूप रायक साहब का आया 800 जूल। बेटा आप जब भी आंसर बताया करो तो गाइज आपको हमेशा यूनिट भी बतानी है, ठीक है ना, आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी, आप यूनिट भी बताया करो। चलो सबसे पहले तो एक चीज देख लेते हैं। ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, 2 मार्क्स की। सबसे पहले तो आपको एक चीज देख लेनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि बॉडी के अंदर जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया। सबसे पहले तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने वर्क डन किया है, मतलब जो फोर्स में लगा रहा हूं, कि वो फोर्स आपने जो अप्लाई किया वो कौन सी डायरेक्शन में। देखो फोर्स केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में लग रहा, तो दिस वन इज एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू 300 इंटू दी एक्स स्क्वायर है। ओके जी, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको एक्स डायरेक्शन का लेना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, ओके सबका 800 न्यूटन मीटर यानी कि जूल आ रहा, बहुत बढ़िया। तो फोर्स एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अगर आपको यहां वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू पोजिशन 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए, x1 से लेकर x2 तक जाने के लिए आपने कितना वर्क डन किया, वही डी डब्ल्यू दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी मैंने आपको समझाया था एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो डी ये बन गया W12। x1 की वैल्यू कितनी है, कोई बच्चा बताएगा x1 कितना। x1 की वैल्यू 0 मीटर है। x1 की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर। x1 की वैल्यू है 0 मीटर और x2 की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। 0 से लेकर 2 तक चलना। और एफ एक्स कितना है, 300 एक्स स्क्वायर और इंटू क्या कर दो, dx कर दो। जब आपने इसको सोल्व किया तो मैं इस कॉर्नर में साइड में लिख देता हूं, तो ये बन गया 300 x की पावर 3 एन अपॉन में 3। ओके गाइस, और प्लीज 0 से लेके 2 मीटर तक यहां लिमिट पुट कर दो। जब सोल्व किया तो ये बना 100 x की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 और फिर माइनस के 0 की पावर 3, क्योंकि लिमिट भी पुट करनी है। तो दिस वन इज बिकम 8, यानी कि दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 800 जूल आंसर। यानी कि इस ब्लॉक को
x इक्वल टू 0 मीटर से ले जाके x इक्वल टू 2 मीटर तक ले जाने में जो आप वर्क डन करेंगे वो वर्क डन आपका 100 जूल होने वाला है। कितना होने वाला? 100 जूल। अच्छा, एक मिनट एक काम और कर दूं तो गाइज ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। दिस वन इज बिकम 100 जूल। मैं आपको एक फंडा और बताता हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। सपोज करो अगर आपको इंटीग्रेशन टाइप की कर्व का क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता तो प्लीज गाइज मैं आपको यहां पे एक बेसिक आइडिया और दे देता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखेंगे। आपको फिर उस क्वेश्चन को मतलब एक दूसरा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट भी बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट है, आपको फिर मजा आएगा कि प्लीज आप कैसे वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो प्लीज 1 मिनट जरा देखिएगा, 1 मिनट में आपको फिर दोबारा समझा देता हूं कि वर्क डन कैलकुलेट करने का एक तरीका और हो सकता है, लेकिन यह तरीका वही बच्चा समझ सकता है जिसको एरिया कैलकुलेट करना आता है। जैसे किसी बच्चे से मैं कह दूं कि यार एक काम करो, आप मुझे यहां पे फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का कर्व बना के दिखाओ, क्या बना? देखो यार, जो फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट तो एक्स डायरेक्शन में, यार ये जो है एफ एक्स जो है, ये एफ जो है, ये तो 300 इंटू दी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये तो पैराबोलिक की फॉर्म में है। क्योंकि जैसा आपसे ये कहते हो ना कि वाई बिकम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई बिकम इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला होता है ना, आपको पता है ना, ये तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला की इक्वेशन और वाई इज इक्वल टू, और ये पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है? ये पैराबोला की इक्वेशन इस टाइप से बनती है, ठीक है ना गाइस, ये इस टाइप से बनती है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई। चलो भाई, मुझे काम करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो कोई बच्चा बताएगा वाई की वैल्यू कितनी है, मतलब एफ की वैल्यू कितनी है? अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ भी 0 है, यानी कि एक पॉइंट ये है 0,0। अगर एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 2 मीटर है, अगर एक्स की वैल्यू 2 मीटर तो वाई बताओ कितना बनेगा? तो वाई बताओ कितना बना? एक्स इक्वल टू 2 मीटर था, तो 2 मीटर का मतलब बन गया 4, 2 का मतलब 4 हो गया ना, 4 या 12, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1200 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1200, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,1200, 2,1200। जब भी आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो हॉरिजॉन्टल कॉमा वर्टिकल कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो वर्क डन ये एरिया होता है। और तुम्हें पता पैराबोला का एरिया क्या होता है? इस वाले पैराबोला का एरिया 1/3 ऑफ AB। अब ये मत पूछना बच्चे ये एरिया कैसे लिखा है, क्योंकि ये एरिया मैं आपको मैकेनिक्स में पढ़ा चुका हूं। 1/3A, और A कितना? 2, और भैया B कितना? 1200। B कितना? 1200। सोल्व करो, 3 चौक 12, तो 400 बना, और 400 इंटू 2 कितना बन गया? 800। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कहीं से भी कर लो। अबे ये एफ एक्स इंटू डी एक्स का मतलब भी तो एरिया कैलकुलेट करना होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो एरिया कैलकुलेट करना होता है। इंटीग्रेशन से करो या एरिया से करो, आंसर विल रिमेन सेम। तो गाइज आपको कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आनी चाहिए। 1200 जूल, तो 1200 आया, फिर उसका एरिया कैलकुलेट करा। लेकिन प्लीज प्लीज अब आप मुझसे यह मत कहना कि पैराबोला का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप मेरा मैकेनिक्स का लेक्चर जाके सुनेंगे, और जिस लेक्चर का मेरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स, और मैंने यहां पे वहां पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है एरिया कैलकुलेशन करना और सीजी फाइंड आउट करना। मैंने वहां पे आपको बोला था प्लीज एरिया के कॉन्सेप्ट को मिस मत कर देना, इसकी बहुत ज्यादा नीडेबल होती है। अच्छा, एक काम और करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर मॉडिफाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपसे फिर दोबारा लिखने के लिए बोलता हूं। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, सेम डाटा है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब मैं यहां पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो फोर्स अब आपके पास 300 इंटू दी एक्स है। पहला पैराबोला था, अब 300 इंटू दी एक्स है। तुमसे कहूं बिल्कुल डाटा बिल्कुल वही है। एक्स इक्वल टू 0 से लेके अभी भी आपको एक्स इक्वल टू 2 मीटर तक चलना है। एक्स इक्वल टू 0 से लेके अभी भी आपको एक्स इक्वल टू 2 मीटर तक चलना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम है कि भाई एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 2 मीटर चलने में आपने कितना वर्क डन किया। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई वर्क डन एक्स डायरेक्शन में, मतलब फोर्स एक्स में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको एक्स का लिखना पड़ेगा, और फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और पोजीशन 1 से लेकर 2 तक चले, और 1 पे एक्स की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 2 मीटर है, और fx की वैल्यू आपको दिख रहा है वो 300 इंटू दी एक्स है, और 300 इंटू दी एक्स और इंटू डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके आपको मिलेगा 300x²/2, और आफ्टर दैट वन वी विल पुट द लिमिट एंड 0 से लेकर 2 तक। अब आप इसकी यहां लिमिट पुट कर देंगे। जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द W12। तो यहां से आप इसको सोल्व करके W12 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब 2 से इसको सोल्व करा तो बन गया 150, तो ये बना 150। फिर x की जगह एक बार 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 माइनस के 0 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बन गया 4, और 15 चौका 60,
तो ये बन गया 600 जूल। 600 जूल आपने वर्क डन किया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर आपको कर्व ड्रॉ करके दे देता, मैं यहां पे ऐसा ना करके कर्व भी ड्रॉ कर सकता था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे कर्व ये ड्रॉ किया, अगर मैं कर्व ड्रॉ कर दूं तो फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया एक ट्रायंगल की लाइन में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये तो शेड लाइन है। अबे जैसा y इक्वल टू mx होता है, तो प्लीज जब x की वैल्यू 2 मीटर है, जब ये x की वैल्यू 2 मीटर है, तो कोई बच्चा बताएगा y की वैल्यू कितनी है? x की जगह 2 पुट कर दो तो y बन गया 600, तो ये बन गया 600। तो कोई बच्चा बताएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 2,600। तो बताओ जी इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना? बेस 2 और हाइट कितना? 600। जब 2 से 2 कट गया, जब सोल्व करा तो कितना बन गया? 600 जूल। देख लो दोनों से बिल्कुल आंसर सेम आ रहा। आप एरिया से कैलकुलेट करो या डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सोल्व कर लो, तो देन आंसर विल रिमेन सेम। आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। गाइस मैं अब आपको अगले पॉइंट पे लेके चलना चाहता हूं। मैं यहां पे आपको यह सिखाना चाहता हूं कि वर्क एसोसिएटेड विद वेट, यानी कि यहां पे तीसरे पॉइंट पे मैं आपको दो चीजें सिखा दी। एक वर्क डन कैलकुलेट करना विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक वर्क डन कैलकुलेट करना ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, एक तीसरा पार्ट है वर्क डन एसोसिएटेड विद वेट। जैसे कोई भी एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ग्रेविटी पुल की वजह से आप यहां वर्क डन लिखना सिखाना चाहते हैं, तो ग्रेविटी पुल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा mg नीचे की ओर लगता है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर इसका वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो यू कैन फाइंड आउट दी वर्क डन। लेकिन अब कैलकुलेट करने के तरीके हैं। क्या तरीके हैं? अगर मैं इस मास को यहां से पकड़ के अगर मैं ऊपर की ओर ले गया, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर किया, तो प्लीज यहां मेरा जो वर्क डन बनेगा dw पोजीशन 1 से 2 तक ले जाने के लिए dw 1 to 2 यानी कि 1 to 2, mg तो कांस्टेंट है, mg तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं है, तो mg इंटू वाई। लेकिन यह बना माइनस का इसलिए बना क्योंकि mg नीचे की ओर है, y ऊपर की ओर है। अगर मैं कह देता कि इस बॉल का वेट तो नीचे की ओर लग ही रहा है और मैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर कर दूं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो गाइस वी कैन से द वर्क डन dw become is equal to dw become equal to w12 एंड mg into y बन के चला आया। तो गाइस ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन। आपको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक चीज फिर दिखाई है, आपको पता है ना ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। जैसे ये तो मैं वैसे ही आपको सिखा रहा हूं, ये फोर्स आपने लिखना सीखा होगा, आप बिल्कुल जानते होंगे, इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। गाइस इस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपने इसको देखा भी होगा। जब आप किसी भी दो प्लेनेट को एक साथ लेके आते हैं तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? द कैपिटल G m1 m2 एंड अपॉन में r स्क्वायर। दिस वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे ये दो बॉल हैं, ये बॉल इसको अपनी ओर खींचेगी और ये बॉल भी इसको अपनी ओर ही खींचेगी। अगर मैं इस बॉल को यहां से उठा के, अगर एक पॉइंट से उठा के अगर दूसरे पॉइंट पे लेके चला जाऊं, तो प्लीज 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 वी विल डू सम वर्क। आपको यहां पे एक वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर यहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा था, तो उस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन आपको कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पता आपको, जब आप कभी फिजिक्स पढ़ते हो बचपन में आपने सीखा होगा, इसी वर्क डन को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पढ़ा कभी आपने? हाँ जी। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाल फिलहाल आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख के दे देता हूं और ये क्वेश्चन आप मुझे सोल्व करके दिखाएंगे, तो आपको वर्क डन के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी हैविंग द मास ऑफ 3 kg एंड एक बॉडी है, उसका जो मास है वो 3 kg है। व्हेन अप्लाइड विथ ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एंड मूव फ्रॉम द रेस्ट विथ ए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2। कोई भी एक बॉडी है, उसका डायग्राम मैं आपको बना के देता हूं। ये डायग्राम ऐसा आपको डाटा में गिवन होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहां बना के दे देता हूं। क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है? उसने कहा कोई भी आपके पास एक बॉडी थी, ये कोई एक बॉडी है। ओके गाइज, ये बॉडी थी, ये बॉडी यहां रखी गई है। क्या कहता है? इसका मास 3 kg है। इसका मास कितना है? 3 kg।
और इस बॉडी पे आपने हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन है। कहता है कि मूविंग अलॉन्ग टू द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन मूव कर रहा है विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अंडर द एक्शन ऑफ, ओ सॉरी मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया, प्लीज सॉरी एंड सॉरी प्लीज अगेन फिर सुनते हैं। ए बॉडी मूविंग हैविंग द मास ऑफ 3 kg and when applied a force of 8 Newton moving from the rest with a coefficient of kinetic friction is 0.2, यानी कि इन दोनों ब्लॉक के मिड में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है एंड म्यू के 0.2, और क्वेश्चन में भी कहा है कि ब्लॉक मूव कर रहा है, यानी कि यहां फ्रिक्शन की कंडीशन को चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि ब्लॉक मोशन में है। अगर ब्लॉक मोशन में है तो प्लीज हमेशा याद रखेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हमेशा म्यू के इंटू एन कहते हैं। अगर ब्लॉक मोशन में है तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन कहते हैं। ओके गाइस, अब देखो फिर क्या कहता है, देन फाइंड आउट व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ 10 सेकंड। अगर इस फोर्स को मैं 10 सेकंड के लिए अप्लाई कर दूं तो क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन आपके पास कितना बना। तो प्लीज मेरी बात सुनो, जब इसकी मोशन स्टार्ट हो रही है तो क्वेश्चन में गिवन है इसकी वेलोसिटी यहां 0 है, ये मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा गया है। फिर क्या कहता है, अगर ये ब्लॉक 10 सेकंड के लिए अगर मूव करके चला जाए तो बताओ आपने इस फोर्स F की वजह से, कैपिटल F 8 न्यूटन है, इस 8 न्यूटन की वजह से आपने कितना वर्क डन किया। तो देखो फोर्स F की वैल्यू तो 8 न्यूटन कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट मल्टीपल कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आपको यह नहीं पता कि भाई पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जाने में 10 सेकंड के अंदर आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। अगर ये पोजीशन 1 है, अगर ये पोजीशन 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक आपने कितनी लेंथ ट्रेवल कर ली अंडर द फोर्स ऑफ 10 अंडर द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, यानी कि 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। देन हाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी होती है, आपको पता है ना डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। द डिस्टेंस बिकम इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, एस बिकम इज इक्वल टू यूटी एंड प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यू तो 0 में चला गया, तो प्लीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना बना, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया तो समझ लो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो प्लीज 1 मिनट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, एक्सेलरेशन कैसा फाइंड आउट करेंगे। आपको दिख रहा है दिस ब्लॉक का मास mg वो नीचे क्यों लगेगा, और प्लीज गाइज इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बॉटम से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, और प्लीज यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा क्योंकि फ्रिक्शनल सरफेस है, और यहां पे एक 10 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। तो गाइज आपको यहां बताना पड़ेगा कि मुझे बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो प्लीज यू नो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सपोज करेगा ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में किसी एक एक्सेलरेशन से मूव करा ए से, तो प्लीज इसको बैलेंस करने के लिए m में पीछे की ओर लगने वाला है, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं 10 न्यूटन बिकम इज इक्वल टू m में और प्लस के फ्रिक्शनल फोर्स, प्लस के फ्रिक्शनल फोर्स। यू नो वेरी वेल दैट 10 बिकम इज इक्वल टू, मास कितना था, मास 3 kg है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता नहीं है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू दी एन, और प्लीज म्यू के बिकम इज इक्वल टू 0.2 और एन बिकम इज इक्वल टू mg, एन बिकम इक्वल टू mg यानी कि 3 इंटू 10, ये वैल्यू बन के चली आई। तो मैं इसको सोल्व करके यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। जैसे ही तूने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी तो मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली देन वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन बिकम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस आपको कोई डाउट है तो प्लीज पता करें, तो मैं इसको सोल्व करके दिखा दूं, इसको सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस यू कैन फाइंड आउट द वन वैल्यू, आप यहां से इस टर्म्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट अगर आया हो तो प्लीज आप फटाफट मुझसे पता कर सकते हैं कि सर आप कैसे यहां पे, किस तरीके से आप यहां पे वर्क डन की वैल्यू को लिख के दिखाने वाले हैं। तो प्लीज अगर किसी को कोई भी डाउट अगर आया है तो प्लीज फटाफट जल्दी से
मुझे टाइप करके बता दें। अगर क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्लीज गाइज यू नो देन हाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑन अ नेक्स्ट पेज वी कैन राइट डाउन दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू, ओ सॉरी मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया, सॉरी। तो मैं जब इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो 10 बिकम इज इक्वल टू 10 बिकम इज इक्वल टू कितना है, 10 बिकम इक्वल टू 3a, 10 बिकम इक्वल टू 3a 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 and 0.2 प्लस के 3 एंड दिस वाली बिकम इज इक्वल टू 6 एंड प्लस के 6 और ये बन गया प्लस के 6। देन a बिकम इज इक्वल टू 10 माइनस के 6 4 एंड 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके पास बन के चली आई। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 4/3 एंड प्लेस आर इनटू 1/2 और टाइम की वैल्यू कितनी है, कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 बन गया, 5 चौक 20, 20/3 इतना मीटर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट चला आया। तो नाउ हियर वी कैन से वर्क डन बिकम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है और फोर्स, तो फोर्स आपका 8 न्यूटन का है, फोर्स आपके पास 8 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट आपका 20/3 का है। तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 160/3 एंड न्यूटन मीटर। इतना क्वेश्चन का आंसर चला आया। तो गाइज यू हैव गॉटेन माय पॉइंट, देन हाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन। अब मैं आपको एक चीज और पूछ लेता हूं, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। फ्रिक्शन ने 10 सेकंड में कितना वर्क डन किया। तो गाइज आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, अगर आप वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्लीज आप यहां देख लें कि आप एक बार देख लें प्लीज, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में है। ये आपका कहां है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो पीछे क्यों लग रहा है, लेकिन वर्क डन तो आ सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और प्लीज एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यू के इनटू दी एन है, लेकिन ये वर्क डन आपका कैसा होगा, निगेटिव होने वाला है और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्लीज गाइज यू हैव गॉटेड माय पॉइंट। ओके, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन और समझा देता हूं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर द 10 सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन आपको कभी बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई है। ओके गाइज, तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। क्या आपको पहला वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको क्वेश्चन वो समझ में नहीं आया है, प्लीज जल्दी से बोले। क्या पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। प्लीज स्टूडेंट्स, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? जल्दी से बोलो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए बच्चों? ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुआ? ओके जी, थैंक यू सो मच। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसका डायग्राम देख लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले तो इसका डायग्राम देख लें। ओके गाइस, ये डायग्राम देख लें, एक मिनट। ओके, मैंने इसका डायग्राम ऐड नहीं किया, सॉरी। इस क्वेश्चन का डायग्राम ये था, डायग्राम ऐड नहीं कर पाया मैं। ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का, एक मिनट देख लें आप। ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। पहला क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो। ए 50 kg ब्लॉक ए इज माउंटेड ऑन अ
roller so that it moves along to the fixed horizontal line with a negligible friction under the action of the constant magnitude of the force 300 force in a cable. The block is released from the rest at a point of A and the spring, यानी कि एक ब्लॉक है. मैं इस क्वेश्चन को द्वारा आपको इसका डायग्राम बना देता हूं, मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूं. क्वेश्चन में क्या कह रखा उसने. क्वेश्चन में उसने कहा कि तुम्हारे पास यहां पे कोई एक ब्लॉक था, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं, थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं, यहां पे मिड में बना लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रखा उसने कि ये तुम्हारे पास कोई भी एक ब्लॉक है, ब्लॉक, ओके, और ये ब्लॉक किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है और ये ब्लॉक जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये ब्लॉक किसी एक स्प्रिंग के साथ कनेक्शन में है. ये इस टाइप से एक प्रॉब्लम दे रखी है कनेक्शन में, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर से यहां से केबल पास हो रही है और केबल के ऊपर से केबल एक पुली के ऊपर से पास हो रही है और इस बॉडी पे, इस केबल के इस एंड पे जो तुमने फोर्स लगाया है वो 300 न्यूटन का फोर्स है. यही क्वेश्चन कह रहा 300 न्यूटन का फोर्स है. ओके गाइस, और ये केबल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है ये एंगल अभी अल्फा है. इस ब्लॉक का कुछ मास होगा और यहां पे कुछ इसकी स्टिफनेस होगी. सब कुछ डाटा में गिवन है. ए 50 kg का ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक का जो मास है, मास ऑफ दैट वन ब्लॉक 50 kg, 50 kg, 50 kg. The mass of that one block is 50 kg mounted on a roller so that it moves along to the fixed horizontal line with negligible friction. मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये डाटा में गिवन है. अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 300 न्यूटन इन द केबल, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है. द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये एक पॉइंट ए है, यहां पे ये पॉइंट ए है और इसकी यहां पे जो वेलोसिटी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी जो है वो 0 है, मतलब रिलीज्ड एट अ रेस्ट पोजीशन. और इस पोजीशन पे इस स्प्रिंग के अंदर अभी भी स्ट्रेचिंग है और यहां पे जो स्प्रिंग को भी आपने स्ट्रेच कर रखा एक्स से, वो 0.233 मीटर है. क्वेश्चन ये कहता अगर इस ब्लॉक को पुल करके मैं यहां तक अगर पॉइंट बी तक ले आऊं और पॉइंट बी पे जो लेंथ बन गई, यानी कि 1 से लेके बी तक चलने में आपको जो लेंथ चली है वो 1 मीटर चली है, तो क्वेश्चन में कहता है अगर मैं इस ब्लॉक को पॉइंट ए से लेके अगर इसको मैं पॉइंट बी पे उठा कर लिया हूं, तो क्वेश्चन में पूछा गया देन फाइंड आउट द वर्क डन फॉर कैरिंग द वन ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि ए से लेकर बी तक चलने में आपने कितना वर्क डन किया है. तो और प्लीज दूसरा पॉइंट, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ बी. आपको पॉइंट बी पे वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, लेकिन आप आगे की ओर की ना चले 1 मीटर. तो ये क्वेश्चन बड़े कमाल की चीज है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए और ये थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है. मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए, सबसे पहले इजी क्वेश्चन कराए, उसके बाद मैंने आपको मॉडरेट प्रॉब्लम करवाई, मॉडरेट थोड़ा सा ऊपर लेवल की, और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको वो कराया सबसे लास्ट वाला जो थोड़ा सा मतलब मीडियम टाइप का है, मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है. तो प्लीज गाइज आप इस क्वेश्चन को घर से सॉल्व करेंगे और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे ग्रुप के अंदर कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है. तो गाइज आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी क्या मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं. तो मैं आपको फिर बता दूं, आज के लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करूंगा. तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया प्लीज जरा फटाफट देख लें. सबसे पहले मैंने आपको एक बार में जल्दी से उसको मेमोराइज करा देता हूं. मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया. सबसे पहले मैंने आपको वर्क डन के बारे में सिखाया. फिर मैंने वहां पर आपको बोला कि फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है, पहली बात. फिर मैंने आपको कहा कि वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है. वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. वर्क डन निगेटिव तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे बट एक दूसरे के अपोजिट होंगे. लेकिन वर्क डन 0 तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. अब आप यहां देखें, फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई कि फोर्स का वही कंपोनेंट आपको वर्क डन देता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है. यानी कि फोर्स का वही कंपोनेंट और वर्क डन बराबर भी होता है कि फोर्स वर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया. तो प्लीज ये भी मैंने आपको बातें बताई. फिर अगला पॉइंट देखें. अगला पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया कि किसी कांस्टेंट फोर्स के थ्रू आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया. अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है
तो आप वर्क डन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फिर मैंने आपको तीसरी चीज क्या सिखाई, ये मंकी वाला केस आपको बता के दिखाया। फिर मैंने अगला पॉइंट आपको सिखाया कि वर्क डन एक वेरिएबल फोर्स के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है, जैसे कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू आप कितना वर्क डन करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट मेरी बात फिर सुनेंगे, मैंने वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करके दिखाए। फिर मैंने आपको वर्क डन विद ग्रेविटी समझाया, ग्रेविटी की वजह से आप वर्क डन कैसे लिखेंगे। तो ग्रेविटी फोर्स तो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन आप हमेशा बोल देते हैं mg इंटू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड में लगता है और y आपका ऊपर भी हो सकता है और y आपका नीचे भी हो सकता है। अगर आप ऊपर की ओर गए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो वर्क डन निगेटिव बना, अगर आप अभी भी नीचे आए तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, वर्क डन पॉजिटिव बना। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। लेकिन एक चीज और मुझे बतानी थी आपको, एक चीज और बतानी थी। अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे ये मेरे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, रफली वन आइडिया, मैं जैसे आपसे ये कह देता कि जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा फंडा बोल दूं कि जैसे कोई मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये मेरे पास कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है और मैं ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन लिखना चाहता हूं और मैं यहां था और थोड़ी देर के बाद यहां चला आया, तो प्लीज 1 से लेकर 2, चलो 1 इसको कह दो 2 इसको कह दो। तो मैं आपसे कहूं कि पहले मैं यहां था तो mg तो पहले नीचे क्यों लग रहा था, अब मैं यहां चला आया, मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो प्लीज गाइज mg कहां लग रहा है, नीचे की ओर। 1 से 2 के बीच का गैप कितना L, लेकिन गैप कौन सा लेना पड़ेगा, वर्टिकल। या तो फोर्स के कंपोनेंट कर लो या डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर लो। आप कभी भी याद रखना, या तो फोर्स के कंपोनेंट कर लो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो या तो आप फोर्स के कंपोनेंट करो या आप डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर लो। इन दोनों में से किसी ना किसी एक के कंपोनेंट कर लेंगे तो समझ लो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने क्या बनाया कि मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन के अलोन चल रहा हूं, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड में लग रहा था, तो mg का ये कंपोनेंट कितना बना, mg sin थीटा। तो प्लीज mg sin थीटा तो L के अलोन है, तो L और mg sin थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना बना, mg sin थीटा इंटू L। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, या अगर आप फोर्स के कंपोनेंट नहीं करना चाहते, डिस्प्लेसमेंट का करना चाहते हैं, तो 1 से 2 के बीच का गैप L दे रखा था, तो ये वर्टिकल गैप कितना बना, ये वर्टिकल गैप बन गया L sin थीटा। कितना बन गया, L sin थीटा। और वर्टिकली नीचे की ओर कितना लगता था, mg, तो mg इंटू L sin थीटा। देखो मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया, आंसर सेम है। पहले sin थीटा mg के साथ चला गया था और दूसरे केस में sin थीटा L के साथ चला गया। यानी कि दूसरे केस में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट करके दिखाए हैं और पहले केस में मैंने फोर्स के कंपोनेंट करके दिखाए हैं। जब भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इन दोनों में से किसी एक का क्या कर लेंगे, आप कंपोनेंट कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक का कंपोनेंट कर लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करके चले जाएंगे। तो गाइज मैं आपको यह चीज बता चुका हूं, इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो जब भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो आप हमेशा क्वेश्चन को इसी टाइप से सोल्व करेंगे। फिर मैंने आपको यह क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, तो आई थिंक गाइज यू हैव गॉटेड दी 1 पॉइंट कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, ये गेट के लेवल की प्रॉब्लम है, थोड़ा ये गेट के एग्जामिनेशन की थोड़ा सा मतलब कन्वेंशनल लेवल के अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, गुड क्वेश्चन है ये बेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे के सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, वो बहुत इजी प्रॉब्लम थी। मैं सबसे पहले आपको इजी टू मीडियम लेके गया, इजी टू मीडियम लेके गया, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम है, इसको करेंगे। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, अब कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइमिंग पर 2:30 PM एनर्जी कॉन्सेप्ट पे। तो पहले लेक्चर फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि गाइज जैसे कि आपको लोगों को पता है अड्डा 247 पे एसएससी जेई का और गेट 2021 के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे यहां पे गेट 2021 का जो बैच है, गेट 2021 के जो बैच हैं, चाहे वो सिविल ब्रांच हो, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और ईसी, इलेक्ट्रिकल, ईसी और ईआई, इन तीनों ब्रांच के लिए गेट का बैच 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो प्लीज गाइस जिस स्टूडेंट को बैच में एडमिशन लेना है, और सबसे बड़ी बात एक बात और बता दूं, आपको अभी 70% ऑफ मिल रहा है। अगर आप ऐप डाउनलोड करके अगर गेट की फीस जमा करते हैं आपको 70% ऑफ मिल रहा है। मतलब यार गेट की टोटल फीस आपकी नियर बाई हमारे यहाँ 24,000 है, और 24,000 का जब आप 70% के करीब निकालते हैं, 24,000 का नियर बाई 24,000 है, जब इसका आप 70% निकालते हैं तो आप ये समझ लो आपको कितना पैसा पे करना पड़ा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आप पे करने वाले हैं। यानी कि 24,000 का अगर मैं 70% अगर निकाल दूं, 70% ऑफ है, तो आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, केवल और केवल 30%।
70% तो ऑफ हो गया, तो बची कितनी 30%। यानी कि आपको केवल और केवल 30% फीस ऑफ पे करनी है। और 30% फीस पे करने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि आपको केवल और केवल 7,200 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और 7,200 आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप फटाफट जाके लेक्चर को ज्वाइन कर लें, गेट 2021 के बैच को। और एसएससी जेई का गाइस, हम लोग एसएससी जेई का 3,000 क्वेश्चन का बैच 1 जुलाई को स्टार्ट करने वाले हैं। और प्लीज 3,000 क्वेश्चन केवल 2,500 रुपए में। कितनी बड़ी बात आपको बोली, 3,000 क्वेश्चन केवल 2,500 में। लेकिन ये 2,500 भी आपके ज्यादा नहीं है। जब आप इस पे कोई भी कोड अप्लाई करेंगे, जैसा आप मेरा फैकल्टी कोड Y237 अप्लाई करेंगे, तो यहीं से आपको 62% ऑफ हो जाएगा। 62% ऑफ हो गया, तो बचा कितना, अब आप समझ लें, 38% केवल आपको फीस पे करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल, कुछ भी नहीं है। और एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होने वाला है, और वो 22 जून से मैकेनिकल के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच हैं। ये जितने भी सारे बैचेस हैं, ये सारे के सारे फ्रेश बैच हैं। ये सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस, जिसको बैच ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अड्डा 247 की, अब आपको अगर देखो, मैंने आपको लिख के दिखाया है एक चीज और, ये केवल और केवल लिमिटेड टाइम के लिए टाइम ऑफर है। ये बिल्कुल एक ऑफर चल रहा है सारे के सारे प्रोडक्ट पे, ऑन ऑल स्टडी मटेरियल। अगर आपको कोई भी अड्डा 247 का स्टडी मटेरियल अगर खरीदना है तो अभी आपको 72% ऑफ मिलने वाला है। लेकिन फैकल्टी का प्रोमो कोड यूज करके Y237। तो गाइज, आज के लेक्चर को यही फिनिश करता हूं मैं। और मैं आपको एक चीज फिर फटाफट बता दूं, मोर इंफॉर्मेशन के लिए अगर किसी बच्चे को और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.adda247.com को लॉगिन करें, और उस साइट पर जाकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेक्चर को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबा लेंगे, ताकि आपको रोज न्यू से न्यू अपडेशन मिलती रहे। तो कल आपको फिर मिलेंगे 2:30 पे सेम टाइमिंग पे। तो ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।